जब आप दाखिल होते हैं ताज के उसमें, क्योंकि बाकी नरीमन हाउस और ओबराय होटल का ऑपरेशन छोटा रहा, ताज में बहुत वक़्त लगता है। यहाँ तक आप सुरक्षित थे। यहाँ तक म आप लोगों ने जो भी फाइट करा, उसमें आप पर किसी तरीके का एम्बुश नहीं हुआ। लेकिन ताज में जब आप जाते हैं और आज के वक़्त में जब कमांडो सुरेंद्र को हम देखते हैं, तो जितने शरीर पर ज़ख्म हैं, वो करगिल में भी कुछ नहीं हुआ, और पराक्रम में ख़ैर ऑफ़ेंस नहीं हो पाया, तैयारी थी। लेकिन 2008 में ताज होटल के अंदर क्या कुछ होता है? कैसे दाखिल होते हैं? फिर कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं आप लोग? सबसे पहले हम जो है ना न्यूट्रन ताज को क्लियर करते। ताज 2 पार्ट में बना हुआ है, दोनों के बीच में एक गलियारा है, तो वो करीब 22 मंजिल का है। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी कमांडो ने ऐसी बिल्डिंग को कभी नहीं देखा, क्योंकि हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं और जो है ना ज़्यादा बड़े परिवारों से भी नहीं, किसान परिवार से, कोई मज़दूर परिवार से होता है। तो पहली बार ऐसा मौका मिला था इस तरह की बिल्डिंग में घुस के ऑपरेशन करने का। इससे पहले कभी ट्रेनिंग भी नहीं किया हुआ था। तो पहले हमने न्यूट्रन को क्लियर किया। उस बीच के अंदर हमारे पास बाहर से फ़ोन आते रहे, हुँ। अब भाई फलाना नंबर रूम के अंदर वीआईपी है, उसको वहाँ से निकालो, उसको निकालो, वहाँ से निकालो। इस तरीके से जो रिसेप्शन के नंबर थे वो बाहर जो अधिकारी थे उनके पास थे। तो लगातार हम निकालते रहे। न्यूट्रन ताज के अंदर भी हमने निकाला बहुत सारे लोगों को। छोटी-सी एक घटना बताता हूँ न्यूट्रन ताज की। जब न्यूट्रन ताज से हम निकाल रहे थे, तो एक बंदे को हम जब ऊपर लेके गए, तो उसने काफ़ी चीज़ें हमको बताई। कुछ लोग तो बता नहीं पा रहे थे, वो इतना जैसे कि निकल उन्होंने रहे थे क्या देखा, क्या होपलेस। नहीं हाँ, देखा? गेट भी नहीं खोल रहे थे। गेट को तोड़ना, पूरी प्रक्रिया लगा के, उसको गेट पे बारूद लगा के, फिर उसको उड़ा के, फिर उस बंदे को निकालना। वो छुपा हुआ बेड के नीचे घुसा मिले, कोई टेबल के नीचे घुस जाए डरता हुआ, और ये कहने के बाद भी कि एमएनएस जी के कमांडो हैं, आप गेट खोल दो, लेने आए हैं। पर इतना खौफ बना हुआ था, कोई नहीं खोल रहा हुँ। था। तो एक बंदे को जब हम निकाल के ले गए, तो उन्होंने बताया कि जो है ना आतंकवादी भी हमको ऐसे ही निकाल के ले गए। जैसे हमने गेट तोड़ा, तो वो काफ़ी डरा हुआ था, उसको पैर को रस्सी बांध के खींच के बाहर निकाला। फिर वो बताने लगा कि आतंकवादी हमको ऐसे कमरों से निकाल के ले गए ऊपर, और ऐसे निकाल के ले जा रहे थे बाकी को। छत के ऊपर ले जाके खड़ा करा हमको, 10-15 आदमी को एक लाइन में, और इस तरीके से हम सबको गोली मारी AK-47 की। तो जैसे उन्होंने गोलियाँ मारी, तो मैं आखिरी में खड़ा था, तो मेरे को गोली नहीं लगी। तो जब वो गिरे गोली लगने से, तो मैं भी उनके साथ फ़िल्मी एक्टिंग के साथ गिर गया। गिरने के बाद उन्होंने वहाँ पे लात मारी और हम लोगों को गालियाँ दे रहे थे, ऐसे भद्दी-भद्दी गालियाँ। तुमने काफ़िरों हमारी बावरा मस्जिद को शहीद किया, तुमने हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया, हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी गालियाँ दे रहे थे। तो मैं भी चुप पड़ा रहा, मुझे भी ऐसे लात मार के वो फिर नीचे चले गए। इस तरह से लग रहा था जैसे नशे की हालत में भी वो हों। और नीचे जाने के बाद आधा पौना घंटा के बाद में दोबारा फिर आए वो। तो दोबारा जब तक आए, तो मैं ऊपर मशीनें लगी हुई, बड़ी-बड़ी मशीनें, हवा फेंकने की, उन मशीनों के नीचे शिफ्ट कर गया अपने आप को, और अपने आप को नीचे शिफ्ट करके मैं हनुमान चालीसा, वो आदमी हनुमान चालीसा अपनी पॉकेट में लिए होता छोटी-सी, और उससे मैं इतना प्रेरित हुआ कि उसके बाद मैं भी अपनी पॉकेट में छोटी-सी हनुमान चालीसा रखता हूँ, अभी भी मेरी जेब में हमेशा रखता हूँ। तो बोला मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो जब दोबारा आए, दोबारा फिर उन लोगों को गोलियाँ मारी, लात मारी उनको, और जो है ऐसे गालियाँ दे के वो नीचे गए। तो बोला अगर मैं जगह शिफ्ट नहीं करता तो भी मैं मुझे मारते, और बोले इतने जो है ना आक्रामक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसी को नहीं देख रहे, चाहे छोटा बच्चा है, महिलाएँ हैं और हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें देखी। अब पहली बार मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, बहुत सारी माताओं बहनों की उन्होंने वहाँ इस्मत लूटी, और जिनके शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं थे। बाहर कई सारी बॉडियों को हम लोगों ने खुद ने जो ना कपड़ों से जो ना ढकने की, लपेटने की कोशिश किया, क्योंकि जो मंज़र था वो देख नहीं सकते। इस बीच में हमने जब हम रूमों से जब लोगों को लेके आ रहे थे, तो हमने कहा भाई हमारे पास तो जानकारी नहीं होटल की, कोई बंदा हमको दे दो, हमको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक बंदे को बोला कि जी हम एक बंदा आ रहा है। बाहर तो बहुत ज़्यादा भीड़ में तो बहुत लोग कहते हैं कि जी मैं ये कर दूँगा, मैं बड़ा शहंशाह हूँ, मैं कर दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। फ़िल्में भी बहुत आ रही है, आप बहुत लोगों की देखा होगा। पर अपने आप में अगर एक आल पिन भी चुभा के देखो आप, आदमी देखेगा तो उसमें भी जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता चुभाना। तो एक बंदा हमारे साथ आया होटल का, हम लेने के लिए आए टीम, हम लेके गए उसको, चलो भाई बताना। अब के जो
नंबर बताएंगे तो फिर फ़ोन आया फलाना रूम से निकालो। हम जब लेके निकले तो वहाँ लॉबी से देखे तो वहाँ लाशें पड़ी। इस तरीके से लाशें जैसे किसान गेहूं की फसल काटता, गेहूं की पूली पड़ी रहती है ऐसे, कोई कैसे। अब उसने देखा, देखते ही एकदम कहा नहीं भाई साहब मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तो इतना खून खराबा देख ही नहीं सकता, मैं तो इसलिए आया था कि सीधे सीधे कमरा नंबर बताना होगा और मुझे आप लोग वापिस छोड़ के आओ। हम बोले भाई हम तो नहीं छोड़ के आएंगे, अब नहीं मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, वहीं बैठ गया मैं मर जाऊँगा ये वो। तो फिर हमने उसको बाहर छोड़ा। अब फिर खुद ही जो ना लगातार ढूंढ ढूंढ के कमरा कहाँ है कहाँ नहीं है, बाहर से जो बैठे फ़ोन पे बता रहे। तो ये जब चल रहा था तो एक फ़ोन पाकिस्तान से आता है, कोई महिला फ़ोन करती है बाहर नंबरों के ऊपर रोते हुए, जो ना हमें बचा लो, हम लोगों को यहाँ 200 कुछ कमरा नंबर बताया, 5 या 7 क्या था, हम जो है ना बंदी बना लिए, हमें मार रहे हैं आतंकवादी। तो वो फ़ोन हमारे पास आया, अंदर हमारी टीम लेके जो ना हम चल पड़े। तो हमारी टीम के साथ जो ना हमारी टीम कप्तान जो ना मेजर उन्नी कृष्णन साहब थे वहाँ। तो 5-5 की हीट में रहते हैं, 20 की 20 तो टुकड़ी रहती नहीं। तो जब एक जो हीट हमारी चढ़ने लगी सीढ़ियों से, जो ओल्ड ताज के वहाँ से बताया, ओल्ड ताज का जो गेट है उसमें से जैसे सीढ़ी से चढ़ते हैं, सामने स्टैचू लगा हुआ है जमशेदजी टाटा का, और 2 गेट ऐसे पास में और चारों तरफ उसकी लॉबी बनी हुई है। जब वो सीढ़ियों के बीच में चढ़े तो चारों तरफ से गोलियां, आतंकवादियों ने अम्बुश लगा रखा था, हम फायरिंग शुरू कर दिया। सबसे पहले सुनील जोधा को लगी 8-7 गोली। जब वो गिरने लगा तो सुनील यादव उसके पीछे चला हुआ था, सुनील यादव ने उसको पकड़ा था, उसकी हिप में 2 गोलियां लगी, वो दोनों गिरे सीढ़ियों से। तो मेजर उन्नी कृष्ण साहब सीधा उस सामने जो गेट था उससे फायरिंग नहीं आ रहा था, उस गेट में जंप कर गया, एक गेट से फायरिंग आ रही थी। अब अंदर वो हॉल था और बाहर से 2 गेट दिख रहे थे, और ये कहते आप इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूं। तो आतंकवादियों को देखता हूं कह के कूद गए। तो जैसे वो मुठभेड़ उनकी चल रही थी तो वो वहां पर आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। हमने अपनी वो कैजुअलिटी को उठाया। जब तक ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे तो एक बार तो जैसे अचानक, ये तो सेकंडों का खेल होता है, तो एक बार संभलने में भी टाइम लगता। तो जैसे हमने आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया तो वो वहाँ से भाग निकले, और उस भाग निकले में मेजर साहब का रेडियो सेट और उसकी MP5 पिस्टल वो भी निकाल के लेके, और मेजर साहब की बॉडी को एक पर्दे में लपेट के और एक सोफे के पीछे डाल के चले गए सेट करके। और जब कई घंटे तक हम जहाँ भी जाएं हमको हर जगह मुंह की खानी पड़े, आगे से आगे फायरिंग हो, और उसमें MP5 से भी फायरिंग करें। वो जब MP5 से फायरिंग करें तो हम लोगों को ये लगे कि MP फायरिंग हो रही है तो मेजर साहब उनके पीछे लगे हुए हैं, मेजर साहब फायर कर रहे हैं, और रेडियो सेट के ऊपर भी कोई जवाब ना दे। तो रेडियो जब काफ़ी वो हो गया तो मैंने काफ़ी सारे कोर्स कर रखे हैं, और जो है ना मैं सेना के अंदर इंस्ट्रक्टर भी था, मैं सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाइड हूँ, आई ग्रेडिंग है मेरा, स्नाइपर कोर्स है, तमाम कोर्स किए हुए मैंने। तो मैं इंस्ट्रक्टर भी था, जो है ना ऑफिसर के लिए भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैं जवानों का भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, बाहर भी फॉरेन भी रह के आया हूँ, UNO के अंदर भी रहा हूँ। और तो मैंने कहा कि भाई हम दोबारा से वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ मुठभेड़ हुई थी एक बार, मतलब मन में ये वापस आप लोग आते वापिस हैं वहीं। एंट्रेंस हाँ, लॉबी पे। जो बाहर का जो मैसेज आ रहा था उसको हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि हम फिर तो वो ऐसे हो गया ना कि जैसे बताया 305 नंबर कमरा में चले जाओ, 500 नंबर कमरा से ले आओ, उससे ले आओ। तो 2 चीज हो रही थी उसके अंदर 2 चीज ये हो रही थी, जो आदमी फंसा हुआ था, जो VIP फंसा हुआ था, उसकी जान को भी खतरा हो रहा था। हम पहुंचने से पहले उसके अगल बगल आतंकवादी पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको गेट तो खोलना नहीं था, सबको सूचना थी गेट मत खोलना, NSG आएगी वो करेगी। पर वो जैसे हम आसपास पहुंचे तो वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे और आग लगा के भाग रहे थे वहां से। रास्ते में कोई पानी की पाइपलाइन, कोई ठुट्ठी, सब खोल दे रहे थे। हम आएंगे, अंधेरा हो गया था, होटल की लाइट कट गई थी वहां पे बहुत सारी जगह। तो अंधेरे में हमारे पैरों की आवाज़ें, जैसे पानी में पैर रखोगे छप छप ऐसे आवाज आती है, और वो पूरा होटल ऐसे साइलेंट हो रखा था, या तो गोली चल रही थी या धमाका हो रहा था, तभी आवाज आ रही थी। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। तो उसके 2 कारण हो रखे थे। एक सबसे बड़ा कारण, मैं यहाँ कारण बताने से पहले ये बात कहना चाहूँगा कि मीडिया वाले साथियों का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं उनको नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। उन लोगों ने अपनी जान के ऊपर खेल के, कई पत्रकार साथियों को, रिपोर्टरों को गोलियां तक लगी हैं, पर वो पीछे नहीं हटे। पहली गोली चलने से लेके आखिरी गोली आज तक जो ना इस मामले को दिखाते हैं। परंतु उसका जो नुकसान हो रहा था, एक तो टीवी चैनल के ऊपर लाइव चलने से उन लोगों की, बंधकों की भी जान खतरे में जा रही थी,
और दूसरा जो हमारा रेडियो सेट, इंटरनेट, कई चीज़ें थी। तो जब ये सारी सूचनाएं हमने अपने तरीके से बताएगा तो बाहर फिर निर्णय लियागा। अब जो पत्रकार बंधु भी जो है ना आधा घंटा 10 मिनट लेट दिखाएंगे और लाइव कोई नहीं बताएगा। अब लाइव पत्रकार बंधु तो चलाने का सवाल तो ये, तो कुछ अधिकारी ऐसे थे जो अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में उन्होंने करना तो कुछ नहीं था। गृह मंत्री के जो ना तरह मैं कहूँगा, वो जैसे हमको तो बाद में बता रहे थे, अब 305 नंबर कमरे में वहाँ से वीआईपी को बताओ, वो पहले मीडिया को बता रहे थे। अगल-बगल खड़े रहते हैं ना कई वो, मैं कहूँगा यहाँ मेरी भाषा थोड़ी कड़वी लगेगी, जो चमचागिरी करके प्रमोशन लेने वाले लोग थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई देशभक्ति और कोई कुत्ते के ना पत्थर तक नहीं फेंका, जो अगल-बगल खड़े थे ना वो जो हमारे अधिकारियों को सूचना हो रही थी, वो हमको सेट पे सूचना दे रहे थे या जैसे भी सूचना दे रहे थे, रेडियो सेट एक साधन था जो भी, उससे पहले वो मीडिया को बता रहे थे। अभी कमांडो 500 नंबर कमरा में जाएँगे, अभी न्यू ट्रेंट में जाएँगे, अभी ओल्ड ताज में जाएँगे, तो उसको हमको बड़ा नुकसान पड़ रहा था। तो वो फिर प्रक्रियाएँ सारी की सारी रोक दी गई। तो तब हमने वहाँ दोबारा से वहाँ सर्च शुरू किया। तब हमको 8 घंटे बाद जब मेजर साहब की बॉडी वहाँ मिली, तो उसको हमने भेजा, मैसेज दिया। बड़ा झटका लगा, बहुत ही मतलब दुःख तो होता है जब अपना कोई साथी चला जाता है, अब अपने हाथों से आदमी उठाता है। चाहे हमने पहले अपने साथियों की कैजुअल्टी उठाई और उठाई, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा भर जाता है। फिर आदमी कुछ देखता भी नहीं है पीछे आगे क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद हमने मैसेज दिया, बताया, अब हम अपने तरीके से जो है ना ऑपरेशन करेंगे। हमारे लिए हर आदमी की एक जैसी जान की वैल्यू है, चाहे वीआईपी है, चाहे गेस्ट है, जो भी है। और आप लोग जो है ना अब चुप रहिए, क्योंकि एक जगह दूसरी जगह जाने में वो भी जगह बदल रही है। हम एक तरफ से क्लियर करते हैं होटल को।